हमारे दिमाग में है वो किताब में नहीं। हमारे दिमाग में क्या है कि हमें समानता मिलनी चाहिए, हमारे दिमाग में क्या है कि हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, हमारे दिमाग में क्या है हमें रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन किताबों में ढूंढिए तो कहीं मिलता है क्या? वो तो कानूनों में लिखा है और कानून आज लागू करने लोग हमारे नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लोगों को वो चीजें समझ में नहीं आती है। और जब किताबों में नहीं मिलता है तो हमारे लोग उससे बहुत सारा मनोबल बनाव होता है। उस संदर्भ में अपनी बात को मैं शुरू करती हूँ। हमारे लोग चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में। हमारे लोग चाहते हैं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले भी पैदा होनी चाहिए, हमारे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में। हमारे लोग ये भी चाहते हैं वीरांगना फूलन देवी भी पैदा होनी चाहिए, हमारे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में। भगत सिंह भी पैदा होना चाहिए, हमारे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में। महापुरुष और महानायिका पैदा होनी चाहिए, लेकिन हमारे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में। क्योंकि हमारे घर में अगर पैदा हुआ तो संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन कहावत क्या है हमारे घरों और गांव में, हमारी माँ बहनों के बीच में कहावत ये होती है, जैसे बेटी की उम्र 18 साल बीतती है तो लोग क्या कहते हैं, भैया बेटिया बड़ी हो गई है, बेटिया की शादी कर दो, जमाना बड़ा खराब है। कहते हैं कि बेटिया की शादी कर दो, जमाना बड़ा खराब है। अब मुझे बताइए, खराब कहने से जमाना ठीक हो जाएगा क्या? या शादी करने से जमाना ठीक हो गया क्या? मेरा शादी का विरोध नहीं है, शादी एक प्रकृति का नियम में होना चाहिए, लेकिन शादी समाधान नहीं है। क्या आपने आजादी का 75 साल बीत रहा था कथित कहने के लिए आजादी का महोत्सव भी हमारे लोगों ने मनाया। मैं लखनऊ की उन गलियों की बात आपको बताऊं जिन लोगों को शाम को खाने के लिए भी नहीं था, उन लोगों ने वो झंडा अपने झोपड़पट्टियों में लगा के मनाया। ये आजादी का महोत्सव मना रहे हैं कि जिस देश में 5000 बच्चे एक दिन में मर जाते हैं, केवल 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं पाते, वहां आजादी का महोत्सव मनाया जाता है। जिस देश में एक दिन में 93 और 83 बलात्कार हो जाते हैं, उस देश में आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। जिस देश में 3 मिनट में एक बलात्कार होता है, उस देश में आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। जिस देश में आज शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, उस देश में आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। जिस देश में बेरोजगारों की फौज की गई है, वहां आजादी का महोत्सव मनाया। कैसा आजाद भारत? अरे जिस देश में तुर्किश बानो जैसे लोग को न्याय नहीं मिलता है, उस देश में आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। जिस देश में इंद्र मेघवाल जैसे लोगों को पानी पीने पे मार दिया जाता है, ऐसे लोगों आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। जिस देश में हमारे लोगों को अपनी बात कहने पर उन्हें जेल में डाला जाता है, ऐसे लोग आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, जिस देश में आज की आपको घटना बताए, बहुत दिन की घटना नहीं, पीछे की घटना है। 1994 में जिस लड़की का बलात्कार हुआ, शाहजहांपुर का मैटर है, आपके उत्तर प्रदेश का मसला है। उत्तर प्रदेश का शाहजहां का जो जिला है शाहजहांपुर, वहां पे 1994 में बलात्कार हुआ। 13 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। 27 साल के बाद बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ। ये देश में आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। इतना खतरनाक ये भारत देश हो चुका है। क्या यही सपना हमारे महापुरुष महानायकों ने देखा था आजाद भारत का? स्वामी रामा पेरियार साहब कहते हैं, आजादी का मतलब है आपके घर की जवान युवती रात में 12 बजे 2 किलोमीटर पैदल जाए और सुरक्षित वापस घर लौट के आए। इसको आजादी कहा जाता है। आज की डेट में है क्या? आप रात की बात छोड़ दो, मैं दिन की बात करती हूँ। अगर आपका इलाका किसी गांव क्षेत्र में पड़ता होगा और आपकी बेटी को मिर्जापुर मेन सेंटर में आके एग्जाम देना पड़े दिन में, और आपकी बेटी आने में लेट कर जाए, उसको ऑटो नहीं मिले, उसका फोन स्विच ऑफ हो जाए, तो आपका दिल और दिमाग आपकी बेटी के ऊपर होता है। दिन की बात बता रहे, रात की बात छोड़ दो। साथियों, आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप केवल, आपको लगता है हम केवल बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर आजादी का मतलब इसको नहीं कहते हैं। आजादी का मतलब ये होता है कि आप अमन और चैन की सांस ले सके। लेकिन हमारे देश में क्या है, एक समस्या कम नहीं होती, दूसरी उत्पन्न हो जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी आ जाती है। समस्याओं का निरंतर पुलिंदा बनाया जाता है, ब्रिज बनाया जाता है, जिसकी वजह से समाज के लोगों में क्या होता है, ये सरकारें जो आज वर्तमान में चल रही है क्या करती है, हमारे समाज के लोग को हल्दी दिखाती है, हमारा समाज पीला हो जाता है। समाज को हल्दी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेरोजगारी का मुद्दा उठाती है, यह समाज अमीर हो जाता है, बेरोजगारी खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रेप बलात्कार का मुद्दा उठाती है, समाज के लोग को लगता है समाधान हो गया। एग्जाम्पल देती हूँ, निर्भया केस का नाम आपने सुना होगा। जब निर्भया केस दिल्ली के अंदर चला, उसमें मैं दिल्ली के अंदर थी, तो
मुझे लगा जो ये केस चलाया जा रहा है, जो ये आंदोलन चलाया जा रहा है, आज के बाद किसी बेटी का बलात्कार नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या, उसी के दिन 343 बलात्कार और हुए थे SC ST OBC माइनॉरिटी की बेटियों के साथ, उसका कहीं नाम निशान नहीं लगाया गया। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ कि साथियों, हमारे लोग इस देश में रह तो रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि आजाद है। ये आपको केवल हल्दी दिखाते हैं, आप पीले हो जाते हैं, इनको हल्दी लगाने की जरूरत नहीं समझते। हमारे लोगों को 5 किलो राशन में बांट के रखा है, हमारे लोगों को केवल शिक्षा के नाम पे गुमराह करके रखा है। हमारे लोगों को यहाँ तक कह दिया गया, यहाँ तक कि बेटियों को बड़े पैमाने पे कैसे गुमराह बनाया गया, उदाहरण देके बताते हैं। महिलाओं, कैथरीन मेयो नाम की एक महिला थी, अमेरिका की महिला कैथरीन मेयो, मदर इंडिया नाम की पुस्तक है, उसमें उन्होंने जब भारत में आकर के सारा सर्वे किया तो भारत की महिलाओं की स्थिति का बखान किया कि भारत की महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय। तो उसमें हमारे देश में माननीय महात्मा गांधी जी ने एक वक्तव्य कहा, क्या कैथरीन मेयो भारत की गंदी नारी को देखने आई थी? इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी की निगाह में क्या हमारे देश की महिलाएं गंदी थी? उनका ये उदाहरण उस मदर इंडिया पुस्तक में है। इतना ही नहीं, एक मुस्लिम महिला अमेरिका से भारत घूमने आई, जब मुंबई में एयरपोर्ट से उतरी, उतरने के बाद वो जब रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के आगरा घूमने आ रही थी, तो कुछ महिलाएं शौच के लिए वो पॉट लेकर के, यानी वो बर्तन, पानी का बर्तन लेकर रेल की पटरियों पे शौच के लिए बैठी थी। उस समय देश की प्रधानमंत्री एक महिला थी। तब उन्होंने कहा, जिस देश की प्रधानमंत्री महिला है और उस देश की महिलाओं को हाथ में अपने पानी के बर्तन को लेकर शौच लिए ट्रेन की पटरी पर बैठना पड़ता है, उस देश की स्थिति कैसी होगी आप समझ सकते हैं। और आज इन लोगों ने क्या किया, इज्जत घर दिया ना इज्जत घर हर घर में, लेकिन इज्जत घर में क्या हो रहा है, हमें लकड़ी और कंडों का पुलिंदा बांध के रखे है, या तो इज्जत घर ढह गया है। ऐसी इज्जत का क्या काम, जहाँ देश की महिलाओं को मान सम्मान नहीं मिलता है, जहाँ की देश की सरकार उल्टे पुल्टे बयान करती है, जहाँ की कोर्ट उल्टे पुल्टे बयान करती है। आज कोर्ट ने, अभी कुछ दिन पहले कोर्ट ने क्या कहा महिलाओं को लेकर के, कि महिलाओं के कपड़े सही नहीं पहनते, इसीलिए उनके ऊपर ऐसे हादसे होते रहते हैं। अच्छा चलो, महिला ब्यूटी की बात करते हो, 2 साल की बेटी के साथ होता, उसको कौन सा कपड़ा आप पहनाओगे? 6 महीने की बेटी के साथ होता, उसका कौन सा दुष्कर्म है? जौनपुर में 40+ एज की महिला के साथ हुआ, जो हमारी माँ की उम्र की रही होगी, उसका रेप बलात्कार हुआ, OBC की महिला थी, उसको आप क्या कहोगे? इस देश की कानून व्यवस्था भी साथियों इस तरीके से है कि अन्याय होगा तब आपके साथ समाधान होगा। आज की कानून व्यवस्था इतनी बेकार हो चुकी है, हम ये चाहते हैं कानून ऐसा बनाने की प्लानिंग करो, कानून के बनाए ऐसा संघर्ष करेंगे ताकि हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो ही ना, ऐसा कानून हम चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने वॉल्यूम में लिखा कि हमारे भारत के लोगों को कानून ऐसा बनवाना चाहिए कि हमारे समाज पर अन्याय अत्याचार ना हो। ये बहुत सारी घटनाएं हमारे समाज में हो रही है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि हमें आजादी मिलना चाहिए, लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला है। मुफ्त में आजादी नहीं मिलने वाली है। हम हिफाजत भारत का ख्वाब लेकर बैठे हुए हैं। इस देश की महिलाओं से पूछो, इस देश की महिलाएं अपनी जिंदगी केवल अपने बच्चों और पति और बेटे के लिए जीती है, उनकी पूरी जिंदगी वहां गुजर जाती है, और लास्ट में क्या होता है, वही बेटे से पूछो मम्मी क्या करती है, तो बेटा कहता कुछ नहीं, कहता है बेटा कुछ नहीं करती है। जिस बेटे के लिए उस माँ ने गीले जो है चद्दर पे खुद सोना कबूल किया, वो बेटा कहता है मेरी माँ कुछ नहीं करती। पति से पूछो आपकी पत्नी क्या करती, बोले कुछ नहीं करती, घर में रहती है। अंत में फिर क्या कहेंगे, तुम करती क्या हो, दिन भर घर में ही तो रहती हो, है ना महिला, यही कहते तुम करती क्या हो, दिन भर घर में ही तो रहती हो। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहते हैं हमारी महिलाएं स्वतः अपना अस्तित्व खत्म कर रही है। इस देश की महिलाएं जो है वो अपना अस्तित्व स्वतः खत्म कर रही है। अभी घर में कोई बाहर से आके पूछे भैया घर में कोई है, बहन घर में कोई है, तो हमारी यही माँ और दीदी घर से क्या कहती हैं, भैया क्यों ना आए, बताओ कौन बात है, क्या कहती हैं, भैया क्यों ना आए। अरे आप तो है ना, आप ये तो बोल सकती है अरे मैं हूँ, बताओ कौन सी बात है। लेकिन हमारा अस्तित्व ऐसा खत्म किया गया है, मानसिकता इतनी ज्यादा हमारी डैमेज कर दी गई है कि हम खुद के बारे में सोच नहीं पाते। साथियों, नेपोलियन बोनापार्ट कहता है
कि अगर मुझे आप केवल योग्य माता दे दो, मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दे दूंगा। माओ तुम कहता है अगर किसी देश में क्रांति लाना चाहते हो तो 50% युवाओं की फौज खड़ी कर दो और 50% महिलाओं को फलक पे उतार दो, आप आजादी हासिल करने जाओगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं किसी भी देश की उन्नति का रास्ता अगर आप देखना चाहते हो तो उस देश की महिलाओं पर निर्भर करता है उस देश की महिला कितनी उन्नति कर रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अगर आप चाहते हो कि आपका जो बहिष्कृत समाज है वो अच्छी दिशा में जाए तो वहां के जो युवा है उनके आने वाले भविष्य पर निर्भर करता है कि वो हमारे देश की भविष्य कैसा होगा। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कहते हैं कोई भी आंदोलन बिना महिलाओं के सफल नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि आपको बताना चाहते हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी को महत्व दिया गया है, इस देश को अगर किसी के नाम से जानते हैं तो बुद्धा के नाम से जानते हैं। बुद्ध यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में क्रांति आए तो आप अपने देश की और घर की बागडोर अपने घर की महिलाओं को दे दो, आपके देश में क्रांति आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है साथियों कि हमारे बहुजन नेता जो आज बने फिर रहे हैं वही महिलाओं को लीडरशिप नहीं देना चाहते हैं। उनको पता नहीं कितना डर लगा रहता है। आज हमारी महिलाएं जो है वो टॉप क्लास की गुलाम है। आज की महिलाएं क्या वो टॉप क्लास की गुलाम है। जैसे आपको बताना चाहते हैं बुद्धा के समय जब क्रांति हुई उस समय महिलाओं के संदर्भ में जो बातें कही गई, बुद्धा के संदर्भ में जो क्रांति हुई, समय में जो क्रांति हुई और जो बातें वहां बताई गई महिलाओं के संदर्भ में कहा गया। महिलाओं उस समय क्या थी? महिलाएं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे और चारों वर्णों में महिलाओं का स्थान कहीं नहीं था। महिलाओं को पैर की जूती समझा गया था, महिलाओं को बच्चा पैदा करने का सामान माना गया था। इतना ज्यादा उस समय जो है शोषण हमारी महिलाओं को था। इतना ही नहीं, जैसे बेटी जन्म ले जितना बाप के उतना करे, थोड़ी बड़ी हो जितना भाई के उतना करे, ससुराल जाए जितना पति के उतना करे और बुढ़ापा है तो बेटे के सामने हाथ फैलाए, बेटा 2 पैसा मुझे देने मेरा बुढ़ापा गुजर जाए। यही तो था। बुद्धा ने परिवर्तन लाया। परिवर्तन क्या किया बुद्धा ने? बुद्धा ने कहा नहीं, जन्म देने वाली जो माँ है वो महिला है। बड़े होकर जिस बहन ने पालन पोषण किया वो महिला है। हमारे साथ हमारी जीवन संगनी जो बन के आती वो महिला है। यानी कहने का मतलब ये था जन्म से लेके मरण तक हम पुरुषों की जिंदगी महिलाओं पे आश्रित है, बिना महिलाओं के पुरुषों की जिंदगी नहीं है। उनका कहने का मतलब था, कहने का सिद्धांत ये था कि समाज में महिला और पुरुष का बराबर का अधिकार है। साइकिल का एक पहिया निकालोगे तो साइकिल चलने वाली नहीं है। उस तब महिलाओं को ये बात समझ में आई कि नहीं, हमें भी समानता चाहिए, हमें भी अधिकार चाहिए। तो महिलाओं ने कहा हम भी आंदोलन करेंगे, हम भी संघर्ष करेंगे ताकि हमें भी मान सम्मान मिले। मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अपनी बातों को नहीं करूंगी, समय बहुत कम है और मैं कम समय में अपनी बातों को समेटना चाहती हूँ ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। कुछ मेन बातें मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। उस समय भिक्षु और भिक्षुणी संघ ने आंदोलन किया और आंदोलन के साथ क्या हुआ साथियों? वो संघर्ष का 3 परिणाम आया। पहला परिणाम ये आया कि महिलाएं आजाद हुई, समानता में बैठने का उन्होंने क्या किया? अपने आप को समानता में बैठाया। दूसरा परिणाम क्या आया कि उस देश में तक्षशिला, अवंती, विक्रमशिला, उज्जैनी जैसे विश्वविद्यालय निर्माण हो गए। यानी कहने का मतलब यह है ज्ञान और विज्ञान का विस्तार हुआ। तीसरा ये हुआ आज के जो ओबीसी लोग हैं जिनको शूद्र कहा मनुवादी व्यवस्था में, आज वही ओबीसी के लोग को समझना होगा कि बुद्धा की क्रांति के बाद, भिक्षु और भिक्षुणी की क्रांति के बाद वही मौर्य सम्राट जैसे लोग राजा और महाराजा बने। ये 3 क्रांति बुद्धा के आंदोलन से आई। जिस देश में ज्ञान विज्ञान नहीं था, आज के समय आपको बताएं, आप कहते हैं हमारा बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ता है। अच्छी शिक्षा का मतलब क्या होता है? इस देश में अगर अच्छी शिक्षा का मतलब पूछो, उनको लगता है हमने बहुत टॉप क्लास विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन किया है तो हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं चाहती हो। इस देश की एक सर्वे है, अभी पिछले 2 साल सर की सर्वे है कि 200 यूनिवर्सिटी जो टॉप क्वालिटी का एजुकेशन देती है, भारत की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। हम कैसे अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं? यहाँ के पेपर में छप के आता है कि भारत में नंबर 2 की घटिया शिक्षा दी जाती है। 2009 में राइट टू एजुकेशन नाम का जो एक्ट आता है 5 सितंबर 2009 को, उसमें लिख करके ये सारी चीजें जो हमारे लोगों को कानून बना के शिक्षा पे पाबंदी लगाई गई, वो सारा आप पढ़ लीजिए। बहुत सारे उसमें कानून बताऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। इतना ही नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो
वो तो वर्तमान की मनुस्मृति लागू करने का नियम बना के रखा हुआ है। यानी आए दिन शिक्षा पे क्यों कुठाराघात हो रही है? शिक्षा सवाल पैदा करती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये हमारे समाज के जो दुश्मन लोग हैं वो क्या कहते हैं? शराब वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बहुजन समाज शाम को शराब पीता है, खूब दहाड़ता और सुबह भूल जाता है। अगर शिक्षा का दूध पिया होता तो आज हम लोग को ऐसे बैठ के डिबेट करने की जरूरत नहीं होती, समझाने की जरूरत नहीं होती, हम अपने हक और अधिकार के लिए सचेत होते। साथियों, उसके बाद संतों गुरुओं का जो आंदोलन आया, संतों गुरुओं के आंदोलन को ऐसा कहा गया कि आपके संतों गुरुओं ने भक्ति का आंदोलन किया। रविदास साहब कहते हैं, भक्ति भ्रम सो जान, भक्ति भ्रम है और भ्रम की कोई दवाई नहीं होती है। आप किसी डॉक्टर को जाके बोलो कि मुझे भ्रम हो गया है, डॉक्टर कहेगा इसकी कोई दवाई नहीं। यहां तक कि हमारे समाज में कबीर साहब का नाम बहुत चलता है। कबीर साहब कहते हैं, मानव तेरा गुण बड़ा, चाम न आवत काम, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजत बाल। वो कहते हैं मानव तुम्हारा गुण बड़ा है, मानव बड़ा नहीं है। लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम में क्या है? मानव बड़ा होता है। उनका 5 साल का भी बच्चे को हमारे 80 साल के दादा कहते हैं पंडित जी पाए डालो, कहते हैं ना। और हमारे 80 साल के दादाजी को उनके 10 साल के बच्चे भी नाम लेके बुलाते हैं। आज ये स्थिति बनी हुई है। हमारे पुरखा कह रहे हैं कि मानव का गुण बड़ा होता है, मानव बड़ा नहीं होता। लेकिन उनकी अवस्था में क्या है? मानव बड़ा होता है, मानव का गुण नहीं बड़ा होता। इसीलिए तो आज तक हमारे महापुरुषों को महापुरुष नहीं बना पाए। साथियों, यहाँ तो कबीर साहब कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चाकी कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। जिसमें आटा आप पीसते हैं उस बात की बात वो कर रहे। कबीर साहब जो बातें हमारे लोगों को बताते थे, कहते थे कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर छोड़े आपने चले हमारे साथ। कहने का मतलब था जो मान सम्मान लड़ाई चाहते हैं वो घर बार छोड़ के हमारे साथ गांव-गांव चले ताकि प्रचार प्रसार कर सके। उसके बाद इस देश में आधुनिक भारत के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का आगमन हुआ। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने सोचा, जिस देश में हम रह रहे हैं, इस देश में बड़े पैमाने पर हमारे लोगों में भिन्नता है। यानी हमारे लोग क्या कर रहे हैं? आपस में बैठ के खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे। हमारे लोग के गले में हानि, कमर में झाड़ू है, महिलाओं की कमर के ऊपर कपड़ा नहीं है, जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली टट्टी करते हैं वहां का पानी पीने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि हमारा ये समाज उस समय जब भूखा होता था तो आसमान की तरफ देखता था। क्यों? गिद्ध कहाँ मर रहा होगा? जहाँ गिद्ध मर रहा होगा वहां जानवर मरा होगा। यानी भूखे, अगर भूख लगी है तो ऊपर देखना पड़ता था कि गिद्ध कहाँ उड़ रहा होगा। मरे हुए जानवर का मांस हमारा ये समाज जानवर की तरह खाता था। लेकिन वही महापुरुष 1848 से लेकर 1956 108 साल का संघर्ष किया, जिसके बाद हमारे समाज में डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर पैदा हो गए। जिस गले में हाडी, कमर में झाड़ू था, उस गले में टाई और कमर में बेल्ट आई। जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली करते थे वहां का पानी पीने का अधिकार नहीं था। आज आप एक कॉफी ना बिस्लरी का पानी पी रहे ना। जिसको खाना खाने का अधिकार नहीं था वो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फल, मिठाई, दूध, मांस, मछली आज की डेट में खा रहे। ये आया परिवर्तन तो साथियों आंदोलन से हुआ। और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले हमारी महिलाओं के लिए शिक्षा का विद्यालय खोला। शिक्षा और महिलाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको बताना चाहते हैं। आपको लगता है आपको शिक्षा बड़ी आसानी से मिल गई, आपकी शिक्षा की कीमत एक 8 साल की बेटी ने चुकाया है। जब ज्योतिराव फुले को लगा इस देश में 50% की आबादी जो महिलाओं की है, बिना साथ में लेकर के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, बिना इनको शिक्षित किए हम घर नहीं शिक्षित कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, अगर महिला शिक्षित होती है तो 2 परिवार को शिक्षित करती है, एक तो अपने मायके को, दूसरा अपने ससुराल को। दोनों जगह में शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है। उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए विद्यालय खोला 1 जनवरी 1848 को। और जब विद्यालय डाला तो उस समय बावली नाम की उनके जो सहकारी थे गोविंदराव भावले, उनकी बेटी का एडमिशन करा जो 8 साल की थी। और जब वो बेटी पढ़ने में आगे बढ़ी तो यही मनुवादियों को लगा, अरे अगर महिलाएं देश में पढ़ जाएंगी तो क्या होगा,
सिंधु घाटी सभ्यता में जो महिलाएं देश की राजा हुआ करती थी, जो महिलाएं आज हमारे गांव में गाना गाती है, सोने की थाली में जेवना परोसो, गाती ना दादी, सोने की थाली में जेवना परोसो, ये गाना आप गाती है। हमारे बच्चे स्कूल में गाना गाते हैं, जहाँ डाले डाले सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ तक कि आजादी के पहले 1947 में आजादी मिलती है, 1946 में सोने का दाम 11 रुपया तोला था, कपास का दाम 15 रुपया कुंटल था, सोने से ज्यादा रुई का दाम था। आज वही देश में क्या है, इस देश की महिलाओं को समझना होगा कि हमारी महिलाओं को शिक्षा इसलिए जरूरी समझा कि महिलाओं को अगर मान सम्मान दिया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा, ये फिर इस देश की राजा बन सकती है। और जब राजा बनेगी, महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा, अगर आपको समझ लोकतंत्र समझिए, अगर महिला के पास 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को पेट भर के खाना खिलाती है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं खिलाती, दोनों को बराबर खिलाती, दोनों का पेट भरना चाहिए, ऐसा काम करती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत माना था। उन्होंने क्या किया, जब ज्योतिराव फुले को पढ़ा, बुद्धा को पढ़ा, कबीर को पढ़ा और पढ़ा कि महिलाओं को साथ में लेकर के काम किया, तो उन्होंने क्या किया, महिलाओं को साथ में लेने के लिए उन्होंने सबसे पहले कानून का ही आवेदन किया। वो कानून बनाने से पहले संविधान जो बनाया 1950 में भारत के पार्लियामेंट में संविधान को लिया गया, लेकिन जिस महापुरुषों के सपनों को साकार करना था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, एक उदाहरण देते हैं शिवाजी महाराज का। जब माता जिजाऊ अपने बेटे को युद्ध में भेजती है, तो उनका बेटा जब युद्ध में जाने के लिए जब युद्ध में बेटा जाता है, जब वो पूरी युद्ध की तैयारी करके अपनी माँ को मोहब्बत से देखता और कहता है, माँ युद्ध पे जा रहा हूँ, जैसे आपका बेटा जब इलाहाबाद पढ़ने जाता है तो मुड़ के पीछे देखता है, कहता माँ मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, तो आप कहती बेटा जल्दी आना, तो वो भी बेटा कहता है माँ युद्ध पे जा रहा हूँ। माता जिजाऊ ने कहा बेटा युद्ध पे जा रहे तो जाओ, मुड़ के मुझे मोहब्बत मत दिखा, युद्ध पे जा रहा है तो जा, मुड़ के मुझे मोहब्बत मत दिखा, अगर जीत के आएगा तो जश्न मनाऊंगी और हार के आएगा तो छोटे बेटे को योद्धा बनाऊंगी। हमारी माँ क्या कहती है, बेटा कहीं मत जाना, हमारी माँ कहती है बेटा कहीं मत जाना, घर में रहना। आप मुझे बताओ, इस देश के जो नौजवान साथियों है उनको ये आह्वान करना चाहती हूँ, आपके पास 2 रास्ते हैं, पहला रास्ता या तो सामूहिक संघर्ष करो, दूसरा रास्ता या तो मर जाओ। मेरी बात बहुत बुरी लगी तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन ये बोलना बहुत जरूरी है। मेरा बोलना सिर्फ मकसद नहीं है, किसी मकसद के लिए आज मैं बोलना चाहती हूँ। मैं यहाँ आई और बोल के चली जाऊँ, यही मेरा मकसद नहीं है। मकसद ये है या तो हम सामूहिक तौर पे संघर्ष करें या तो सामूहिक तौर पे आत्महत्या करें। ये लड़ाई अगर हमने अकेले लड़ने की सोची तो 3 परिणाम होने वाला है। अगर हम लोगों ने सोचा ये लड़ाई हम अकेले लड़े तो उसका 3 परिणाम आएगा। अगर अकेले की लड़ाई आप लड़ते तो सबसे पहला परिणाम आएगा कि आप या तो मैदान छोड़ के भाग जाओगे। अकेले लड़ने से क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, आप मैदान छोड़ के भाग जाओगे। दूसरा, या तो आप समझौता कर लोगे। तीसरा, या तो आप मार दिए जाओगे। अकेले के लड़ने से 3 परिणाम होने वाला है, या तो आप मैदान छोड़ के भाग जाओगे, या तो आप समझौता कर लोगे, या तो आप मार दिए जाओगे। अगर आप चाहते हो मर जाओ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इंसान और जानवर होने का फर्क बताते हैं। अगर आप इंसान है, आपने बेटे और बेटी को पैदा किया है, आप अपने बेटे और बेटी को डॉक्टर वकील प्रोफेसर बना सकते हैं। जानवर बना सकता है क्या अपने बेटे और अपने बच्चों को? जानवर अपने बच्चों को डॉक्टर वकील प्रोफेसर नहीं बना सकता, लेकिन इंसान बना सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अगर आपको केवल जीना चाहते हैं और खा खा के जीना चाहते हैं तो ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं, उसकी मौत अच्छी है। लेकिन अगर आपको जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष सामूहिक तौर पे करना पड़ेगा। वो संघर्ष ऐसा होना चाहिए जो आने वाले पीढ़ियों के लिए होना चाहिए। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 2 कानून के कितना समय भी सर मुझे देंगे आप? समय की पाबंदी बहुत ज्यादा है, मैं मेरे समय को कम शब्द में अपनी बात को कहने का प्रयास कर रही हूँ। साथियों, हमारे युवाओं के पास 2 चीजें, युवा के पास 2 चीज क्या है, एक है समय, दूसरा है गुस्सा। जो समय और गुस्सा है, क्यों समय और गुस्सा है? क्योंकि वो बेरोजगार है तो समय है और इसीलिए गुस्सा भी है। मैं उनसे आह्वान करना चाहती हूँ कि आपके पास जो समय और गुस्सा है
सरकार ने आपको बेरोजगार बनाया है, उस सरकार को खत्म करने के लिए अपना समय और गुस्सा लगाओ। देखते हैं कैसे नहीं आपको रोजगार मिलता। आप महिलाओं से कहना चाहते हैं कि जिस व्यवस्था ने आपको गुलाम बनाया है, जिस व्यवस्था ने आपके बेटे और बेटी को बेरोजगार बनाया है, अगर आप पुरुष भाई चाहते हैं कि आपका बेटा और बेटी डॉक्टर वकील प्रोफेसर बने, तो आप पुरुषों को महिलाओं का सहयोग करना होगा। अगर आप महिलाएं चाहती है आपका बेटा और बेटी डॉक्टर वकील इंजीनियर और कलेक्टर बन सके, तो आप महिलाओं को आंदोलन करना होगा, सड़क पर उतर के आना होगा। अगर हम महिला पुरुष मिलकर ये काम नहीं करेंगे तो हमें बच्चा पैदा करने पर विचार करना होगा, क्योंकि जिन बच्चों को हमने पैदा किया है उन्हें गुलाम पैदा किया है। साथियों, आज जिस महापुरुष की आप जयंती मना रहे हैं, भारत रत्न जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कहते हैं, महिलाओं के संदर्भ में कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं। जब बिहार के अंदर सामंतवादियों के घर में ये हमारे बहुजन समाज की महिलाएं काम करने जाती थी, अपने पेट के लिए काम करती थी, उनको खाना नहीं मिलता था, तो उनको लगा हमारे बहुजन समाज की महिलाएं इतनी बलवान है, इतनी ज्यादा उनके अंदर ऊर्जा है कि वो दूसरे के खेत में धूप सहती है लेकिन पेट भर खाना नहीं पाती है। उन्हें आंदोलन चलाया और कहा, महिलाओं को कहा, अपकी सावन भादों में गोरी कलाई कांधों में। इसका कहने का मतलब ये था, आने वाले सावन और भादों में सामंतवादी के घर की में जो महिलाएं हैं, जिनकी गोरी कलाई में चूड़ियां पहन के बैठी है, उनको निकालो और उनको बोलो अपने घर की खेतों में धान लगाओ कीचड़ में, तब समझ में आएगा संघर्ष क्या होता है। ये बात कहा था।